लिंकेज की बात करने वाले हैं अपन। देखो, लिंकेज को समझने से पहले मैं कुछ बात आपको बता दूं। एक थ्योरी है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। वैज्ञानिक के नाम है सटन एंड बोवेरी। ये चाहे तो आप लिख लो। कब दी थी ये थ्योरी? 1902 में। इस बात को आप समझ लो, लिख लो। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये थ्योरी किस वैज्ञानिक ने दी थी? सटन एंड बोवेरी ने। कब दी थी? 1902 में। ये थ्योरी क्या कहती है? इस थ्योरी ने कहा था कि जो जीन होते हैं, अब जीन क्या होता है ये आप सबको पता है। डीएनए का कोई भी पार्ट जो किसी कैरेक्टर को, किसी गुण को कंट्रोल करता हो, उसे डीएनए, उसे जीन कहा जाता है। अब जो डीएनए होता है वही क्रोमोसोम बनाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि क्रोमोसोम का कोई ऐसा हिस्सा, क्रोमोसोम का कोई ऐसा टुकड़ा, क्रोमोसोम का कोई ऐसा पार्ट जो किसी गुण को, किसी कैरेक्टर को, किसी ट्रेट को कंट्रोल करे, उसे जीन कहते हैं। सटन एंड बोवेरी ने अपनी इस थ्योरी में बताया और ये प्रूफ करके दिखाया कि जो जीन होते हैं वो क्रोमोसोम पर लाइन में प्रेजेंट होते हैं, एक लीनियर फैशन में प्रेजेंट होते हैं। जैसे सुबह सुबह बच्चे परेड करते हैं ना, प्रेयर करते हैं स्कूल में, तो एक के पीछे एक लाइन में रहते हैं। ठीक वैसे ही जीन भी क्रोमोसोम पर बिल्कुल एक लाइन में प्रेजेंट रहते हैं। जैसे ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, इस क्रोमोसोम पर जीन कैसे रहेंगे? बिल्कुल एक लाइन में। एक ये रहा, इसके नीचे ठीक दूसरा, इस तरह से बिल्कुल लाइन टू लाइन क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट रहेंगे। ये चीज़ किसने बताई और किसने प्रूफ किया? सटन एंड बोवेरी ने अपनी थ्योरी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि जीन कहाँ पाए जाते हैं? जीन जो होते हैं वो क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। जैसे कि ये मैंने बताया, इस पैटर्न में एक लीनियर फैशन में, बिल्कुल एक कतार में प्रेजेंट होते हैं जीन इस क्रोमोसोम के ऊपर। अब बात करते हैं लिंकेज की। लिंकेज क्या होती है? अब जीन है तो सीधी सी बात है, डीएनए का बना है तो ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी यही होती है। जेनेटिक मटेरियल वही होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। वे सभी जीन, लिंकेज को समझें आप, लिंकेज क्या है? वे सभी जीन जो एक ही क्रोमोसोम पर होते हैं, ध्यान से सुनना, वे सभी जीन जो एक ही क्रोमोसोम पर होते हैं, उनके अंदर उन जीन की ये कोशिश रहती है कि जब वो अगली पीढ़ी में जाएं तो सबकी सब एक साथ जाएं। उसी को कहते हैं लिंकेज। उसी कोशिश को, उसी टेंडेंसी को कहते हैं लिंकेज। फिर से सुनो, लिंकेज क्या है? जब ये जीन दूसरी पीढ़ी में जाएंगे, जब ये जीन किसी दूसरी पीढ़ी में जाएंगे, अपने आने वाली पीढ़ी में, अपने आने वाली जनरेशन में जाएंगे, तो इस एक क्रोमोसोम के ऊपर जितने भी जीन हैं, वे सभी जीन क्या चाहते हैं कि हम सभी एक साथ अगली पीढ़ी में जाएं और अगली पीढ़ी में भी हम सब उसी क्रोमोसोम पर एक साथ रहें। तो ये जो जीन की एक साथ मूव करने की जो टेंडेंसी है, टेंडेंसी ऑफ टू और मोर जीन ऑन द सेम क्रोमोसोम टू रिमेन स्टे टुगेदर ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के दौरान जब ये जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे तो एक ही क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जीन, इनकी आपस में ये कोशिश रहेगी कि वे एक साथ उस पीढ़ी में जाने की कोशिश करें, अगली पीढ़ी में जाने की कोशिश करें। तो जब ये जीन इस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है और सेम यही जीन अगली पीढ़ी में उसी क्रोमोसोम पर चले जाएंगे, तो उससे क्या होगा? उससे समानता बढ़ेगी, उससे सिमिलरिटी बढ़ती है प्रोजेनी में और उसके पेरेंट में। जैसे कि मैं अपने पिताजी से मैच करता हूँ। क्यों मैच करता हूँ? इसी लिंकेज की वजह से, ठीक है। ये जो लिंकेज है ना, वो 50% से लेकर 100% तक हो सकती है। मतलब लिंकेज कम से कम 50% तो होगी ही होगी। तो बाकी की 50% क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि बाकी की 50% में क्रॉसिंग ओवर हो सकता है। क्रॉसिंग ओवर क्या कर सकता है? इन जीन की लिंकेज को तोड़ सकता है। इनकी जो यूनिटी है भाई, इनकी यूनिटी क्या है कि ये एक साथ जाना चाहते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर क्या करता है? अदला बदली कर देता है। एक क्रोमोसोम पेरेंट से, जैसे मेरे अंदर एक क्रोमोसोम मेरी माताजी से आया है और एक क्रोमोसोम मेरे पिताजी से आया है, वो दोनों क्रोमोसोम एक साथ रहते हैं, जिनको कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। उस होमोलोगस क्रोमोसोम में जीन की अदला बदली होती है, जिसको कहते हैं हम क्रॉसिंग ओवर। तो लिंकेज जो है, लिंकेज कह सकते हैं अपन अपनी आम भाषा में, एक तरह से एकता है इन जीन की, इस क्रोमोसोम पर एक साथ रहने की एक एकता है, एक यूनिटी है इनकी।
तो उस यूनिटी को, उस एकता को कौन तोड़ सकता है? क्रॉसिंग ओवर तोड़ सकता है। और क्रॉसिंग ओवर कितना हो सकता है? 0 से लेके 50% तक। 50% से ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, मतलब कम से कम 50% लिंकेज तो होनी ही होनी है। और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है? 100% तक। हालांकि 100% लिंकेज तो फिल्मों में ही होता है कि भैया महेंद्र बाहुबली का बेटा भी अमरेंद्र बाहुबली होता है, सूर्यवंशम पिक्चर में अमिताभ बच्चन का बेटा भी अमिताभ बच्चन ही होता है। जब बाप और बेटे की शक्ल हूबहू एक जैसी हो, 100% मैच खाती हो, इसका मतलब क्या है कि 100% लिंकेज हुआ है। जो जीन उसके पिताजी में थे एज इट इज़ वही जीन उठकर उसके बच्चे में भी चले गए। मतलब जीन का बिल्कुल भी अदला बदली नहीं हुई, क्रॉसिंग ओवर बिल्कुल हुई नहीं। जो जीन जिस क्रोमोसोम पर थे वही जीन उसी क्रोमोसोम पर उसकी दूसरी पीढ़ी में चले गए, मतलब 100% लिंकेज हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। बहुत कम ऐसा केसेस में होता है कि बाप और बेटे 100% एक जैसे हों। सिमिलरिटी होती है और कम से कम 50% सिमिलरिटी तो रहेगी ही रहेगी, क्योंकि 50% लिंकेज तो होती ही है। और क्रॉसिंग ओवर मैक्सिमम 50% तक जा सकते हैं, तो बची हुई 50% अपनी लिंकेज रहेगी। तो लिंकेज को आप समझ लिए। लिंकेज क्या होता है? एक ही क्रोमोसोम पर जितने भी जीन पाए जाते हैं वे सभी जीन की आपस में ये कोशिश रहती है कि जब इनहेरिटेंस हो, जब वे दूसरी पीढ़ी में जाएं तो सभी की सभी एक साथ जाएं। उसी को क्या कहते हैं? लिंकेज कहते हैं। ठीक, यहाँ पर आप वैज्ञानिक का नाम याद रखना। लिंकेज को सबसे अच्छे तरीके से स्टडी किया था, या लिंकेज की कभी डिस्कवरी पर आ जाए कि लिंकेज को किसने डिस्कवर किया, तो उन्हीं वैज्ञानिक का आपको लगाना है नाम। वैज्ञानिक का नाम है वैटसन एंड पुनेट। ठीक है, इन्होंने लिंकेज की डिस्कवरी किया या सबसे अच्छे तरीके से इन्होंने स्टडी किया। पहला क्वेश्चन तो ये आएगा यहाँ से, लिंकेज से। पहला क्वेश्चन तो आपका लिंकेज की डेफिनेशन से आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, लिंकेज क्या करता है? सिमिलरिटी बढ़ाता है, समानता बढ़ाता है। यानी कि लिंकेज से क्या होती है? सिमिलरिटी बढ़ती है, समानता जो है वो बढ़ती है। दो प्रोजेनी और अपने प्रोजेनी और पेरेंट के बीच में समानता बढ़ती है लिंकेज की वजह से। और क्या बात करनी है आपको? लिंकेज, सबसे पहली कंडीशन की अगर हम बात करें, लिंकेज के लिए सभी क्रोमोसोम को सभी जीन को एक ही क्रोमोसोम पर होना जरूरी है। मान लो ये तो एक क्रोमोसोम हो गया, मान लो इसके पास में एक और क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम के पास भी जीन है, उस क्रोमोसोम के ऊपर भी जीन होंगे, तो जो लिंकेज होगी ना वो सिर्फ इन्हीं क्रोमोसोम के बीच में होगी। लिंकेज जो होगी वो इन्हीं जीन के बीच में होगी बस, जो उस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। इस वाले जीन की और दूसरे क्रोमोसोम वाले जीन के बीच में कोई लिंकेज नहीं होगी। लिंकेज कब होती है? जब जीन एक ही क्रोमोसोम पर हो। तो पहली कंडीशन यहाँ पर क्या है? सेम क्रोमोसोम होना चाहिए। क्रोमोसोम कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है लिंकेज के लिए। अगर अलग अलग क्रोमोसोम हुए तो उन जीन के बीच में लिंकेज नहीं होती। लिंकेज केवल उन्हीं जीन के बीच में होगी जो एक ही क्रोमोसोम पर होंगे। मतलब लिंकेज इनके जीन के बीच में होगी या फिर इनके जीन के बीच में होगी, ये वाले जीन और ये वाले जीन के बीच में नहीं होगी। जो एक ही क्रोमोसोम पर जीन पाए जाते हैं उन्हीं के बीच में लिंकेज होती है। लिंकेज जो होती है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। दो जीन के बीच की दूरी जितनी ज़्यादा होगी लिंकेज उतनी ही कमज़ोर होगी। जैसे इनको मैं नंबर दे दूँ 1 2 3 5 6 7, तो बताओ 5 और 6 ये बिल्कुल पास पास में है, इनके बीच की दूरी सबसे कम है, तो इनके बीच में लिंकेज बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। 5 और 7 की बात करें तो दूरी थोड़ी सी बढ़ गई तो लिंकेज थोड़ी सी कम हो जाएगी। मतलब लिंकेज जो होती है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर कहो नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? डिस्टेंस के। अगर डिस्टेंस बढ़ती है किसके बीच में? डिस्टेंस बिटवीन द जीन, डिस्टेंस बिटवीन द जीन। अगर दो जीन के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी तो लिंकेज क्या होगी? कम होगी। ठीक, और क्या चीज़ है यहाँ पर लिंकेज में? हाँ, एक और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लिंकेज पर पूछा जाता है कि ये लिंकेज मेंडल के किस नियम का अपवाद है? लिंकेज मेंडल का जो सेकंड लॉ है, मेंडल का सेकंड लॉ कौन सा है? सेकंड लॉ ऑफ मेंडल जो है अपना लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसका एक्सेप्शन है ये। जैसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का आज तक कोई अपवाद नहीं है, वो यूनिवर्सल है, लेकिन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का ये एक्सेप्शन है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी जीन का कोई भी एलील के पास पूरी स्वतंत्रता होती है कि वो किसी भी दूसरे जीन के एलील के साथ मिल जाए, वो होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर मान लो उनके बीच में लिंकेज हुई तो ये स्वतंत्रता तो छिन जाएगी। मान लो कि ये
5 नंबर वाला जीन है, ये 5 नंबर वाला जीन किसी दूसरे जीन के एलील के साथ मिलना चाहता है। इस 5 नंबर वाला जो एलील है ये किसी दूसरे जीन के एलील के साथ मिलना चाहता है। अब चूंकि 5 और 6 के बीच में लिंकेज है, तो 5 वाला जब जाएगा तो उसके साथ 6वां जीन भी जाएगा साथ ही साथ में, क्योंकि लिंकेज है, उनके बीच में यूनिटी है। तो जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसका एक्सेप्शन कौन है? लिंकेज है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा ही गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लिख लेना, ठीक। पहली दूसरी चीज, इसलिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जो रेशो आता है अपना डायहाइब्रिड का, वो क्या आता है? 9:3:1, यही आता है अपना F2 का रेशो। लिंकेज जहां कहीं पर भी होगी ना, वहां पर ये रेशो कभी नहीं आएगा। ध्यान रखना, जो एक्सपेक्टेड रेशो रहता है लिंकेज में, वो आपका या तो ये आता है या फिर एक्सपेक्टेड रेशो आपका ये आएगा। इन दोनों में से कोई भी एक एक्सपेक्टेड रेशो आ सकता है। जैसे कि मान लो यहाँ पर है कैपिटल ए, यहाँ पर है स्मॉल ए, ठीक है, यहाँ पर है कैपिटल बी, यहाँ पर है कैपिटल बी, यहाँ पर है कैपिटल सी, स्मॉल सी। तो अगर लिंकेज ध्यान से सुनना, अगर लिंकेज 2 कैपिटल के बीच में हो रही है या लिंकेज 2 रिसेसिव के बीच में हो रही है, अगर ये लिंकेज जो है वो या तो 2 डोमिनेंट के बीच में हो रही है या फिर 2 रिसेसिव जीन के बीच में हो रही है, ऐसी लिंकेज को कहते हैं कपलिंग लिंकेज, या फिर उसको कहते हैं कपलिंग फेज, ठीक है। बस इतना समझ लो, आपके जब 2 डोमिनेंट हो या 2 रिसेसिव हो, उनके बीच में जब लिंकेज हो तो उसे कपलिंग फेज कहेंगे। और अगर एक डोमिनेंट हो और दूसरा रिसेसिव हो तो उसे कहते हैं रिपल्सन फेज। तो उसे क्या कहते हैं? रिपल्सन फेज, ठीक है। ये कपलिंग और रिपल्सन फेज, ये दोनों भी आपके किसने दिए थे? वैटसन और पोनेट ने। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं जहां से लिंकेज पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि लिंकेज को आप डिटेक्ट कैसे पता कैसे करोगे कि लिंकेज है? लिंकेज को पता करने का सबसे अच्छा तरीका है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस जो है वो सबसे बेस्ट मेथड है लिंकेज को पता करने के लिए, ठीक है। ये आप डायरेक्टली इसको याद कर लेना, इसके बारे में डिटेल वीडियो मैं आपको यूट्यूब पर दे दूंगा। अभी आपको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। RAE और SEDO के लिए या AO के लिए या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आपके जो कि जॉब पर्पज से हैं, वहाँ पर इतना डिटेल में नहीं पूछते। आपसे बस पूछ लेंगे तो ये पूछ लेंगे कि लिंकेज को पता करने के लिए अच्छा मेथड कौन सा है, तो वो मेथड है टेस्ट क्रॉस मेथड। अब टेस्ट क्रॉस मेथड में क्या होता है? टेस्ट क्रॉस मेथड में एक्चुअली में जो F1 होता है उसको उसके रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं, तो वहाँ पर रेशो जो है 1:1 का आना चाहिए। तो अगर रेशो 1:1 का नहीं आए तो आप समझ जाओ कि वहाँ पर लिंकेज है, ठीक है। और बाकी का डिटेल में मैं आपको बाद में यूट्यूब पर सारी चीज़ें समझा दूंगा। अभी आपके एग्जाम के पर्पज से और इस कोर्स के मतलब से आप बस इतना ही याद रखें कि लिंकेज को डिटेक्ट करने के लिए, उसको लिंकेज को पता लगाने के लिए कि लिंकेज है या नहीं है, तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए अपन को? टेस्ट क्रॉस मेथड। ये तो बात हो गई किसकी? लिंकेज की। अब बात करते हैं अपन क्रॉसिंग ओवर की। देखो, क्रॉसिंग ओवर जैसे मैंने बताया था, हर किसी के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, और जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं उनके बीच में अदला बदली होती है जीन की, जिसको हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो ये क्रॉसिंग ओवर ऑलमोस्ट सभी के अंदर होती है, और मैक्सिमम 50% तक हो सकती है और मिनिमम 0%। जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर 0% होगी मतलब लिंकेज 100%। जाना है ना, लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर जो है उनका अपोजिट चलता है हमेशा। जहाँ क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगी मतलब लिंकेज ज़्यादा, जहाँ लिंकेज कम हो जाएगी और लिंकेज ज़्यादा है मतलब क्रॉसिंग ओवर कम है। देखो क्या क्या चीज़ें क्वेश्चन आते हैं। क्रॉसिंग ओवर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझो। सेल डिवीजन में मैंने आपको थोड़ी बहुत बातें बताई थी क्रॉसिंग ओवर के बारे में। देखो, सबसे पहले तो आपको पता होगा होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम एक साथ रहते हैं, एक जोड़े बनाकर रहते हैं, उनको होमोलोगस क्रोमोसोम कहा जाता है। जैसे कि ये मान लो फादर का क्रोमोसोम है और ये मान लो मदर का क्रोमोसोम है। ये दोनों क्रोमोसोम एक साथ रहते हैं, पेयर्ड फॉर्म में रहते हैं, इन्हीं को कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम एक साथ रहें, पेयर्ड में रहें, उन्हीं को कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। हर किसी के अंदर क्रोमोसोम जो होते हैं वो जोड़े में रहते हैं, इसलिए तो अपन हमेशा 2n से काउंट करते हैं।
2n इक्वल्स टू 40, 2n इक्वल्स टू 40 का मतलब क्या है, n इक्वल्स टू 20, मतलब 20 जोड़े उसके अंदर होंगे, 20 पेयर उसके अंदर होंगे। जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरे अंदर इंसानों के अंदर कितने होते हैं, क्रोमोसोम 2n इक्वल्स टू 46, मतलब n इक्वल्स टू 23, मतलब मेरे अंदर कितने जोड़े हैं, 23 जोड़े हैं, इस तरह से। तो होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब होता है जब क्रोमोसोम जोड़े में रहे, पेयर्ड में रहे, उनको होमोलोगस क्रोमोसोम कहा जाता है। ठीक है, अब जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, अब अपन को पता है क्रोमैटिड्स क्या होते हैं। एक क्रोमोसोम जैसे कि ये रहा, इस एक क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम के जो क्रोमैटिड हैं इनको कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। जब एक ही क्रोमोसोम के क्रोमैटिड हो तो उसे क्या कहेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड। यहाँ पर मान लो दूसरा आ गया क्रोमोसोम जो कि फीमेल का क्रोमोसोम है, ठीक है, इन दोनों के बीच में आपस में भी क्या रिश्ता होगा, सिस्टर क्रोमैटिड का, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम के हैं। लेकिन इस क्रोमोसोम का और इस क्रोमोसोम का जो रिश्ता है वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड का है। ये आपस में कैसे हैं, सिस्टर। ये तो आपस में कैसी बहनें हैं, क्योंकि जब रेप्लिकेशन होता है ना, डीएनए रेप्लिकेशन, तो इससे ये दूसरा वाला बन जाता है, इसलिए ये दोनों एक जैसे हैं, डुप्लीकेट है बिल्कुल, इसलिए इनको कहते हैं सिस्टर। ये दोनों भी कैसे हैं, सिस्टर। लेकिन इसका और इसके बीच में जो संबंध है, जो रिलेशन है, वो क्या है, नॉन सिस्टर है। तो ये हो गया अपना मेल का, और ये मान लो अपना फीमेल का। ये कैसे होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम, इनके बीच में क्या रिलेशन है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। ये क्या कहलाएंगे आपस में, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। तो होमोलोगस क्रोमोसोम समझ गए, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड समझ गए। अब क्रॉसिंग ओवर क्या है, क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है एक्सचेंज, क्रॉसिंग ओवर। अब क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट, एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम की नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में जब किसी क्रोमोसोम के छोटे से टुकड़े का आदान प्रदान हो जाए, वो अदला बदली कर जाए, उसी को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ से कुछ हिस्सा यहाँ चला गया और यहाँ का कुछ हिस्सा यहाँ चला गया, अदला बदली हो गई, इसको क्या कहेंगे हम, क्रॉसिंग ओवर। बात समझ में आ गई। पहला क्वेश्चन तो ये डेफिनेशन से ही आ जाता है। डेफिनेशन में आपको याद क्या रखना है, ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड और होमोलोगस क्रोमोसोम अगर लिखा हुआ है तो वो डेफिनेशन, आप क्रॉसिंग ओवर का मतलब ये तो आपको पता ही है कि अदला बदली होनी है, लेकिन किसके बीच में अदला बदली होनी है ये इंपॉर्टेंट है। और वहाँ पर आप दो चीज़ें याद रखेंगे, एक नॉन सिस्टर लिखा हो और होमोलोगस लिखा हो, तो आप समझ जाओ क्रॉसिंग ओवर की बात हो रही है। कहीं पर अगर गलती से नॉन होमोलोगस आ गया ना यहाँ पर, तो क्रॉसिंग ओवर भूल कर मत लगा देना। क्रॉसिंग ओवर तभी कहेंगे जब तक कि होमोलोगस क्रोमोसोम और उसमें भी नॉन सिस्टर ना हो, तब तक वो क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन नहीं मानी जाएगी। दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्रॉसिंग ओवर शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो यहाँ से तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है, कैटेल एंड मॉर्गन। वैज्ञानिक का नाम क्या है, कैटेल एंड मॉर्गन, और बात कब की है, 1912 की। 1912 में क्रॉसिंग ओवर शब्द को दिया था कैटेल एंड मॉर्गन ने। ठीक, ये आप लोग रट लेना, याद कर लेना। अब आ जाओ कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों की। सेल बायोलॉजी में या सेल डिवीजन में मैंने आपको बताया था, जब अपना प्रोफेज फर्स्ट जब हम पढ़ रहे थे, प्रोफेज मियोसिस में प्रोफेज फर्स्ट, और प्रोफेज फर्स्ट में लेप्टोटीन, जाइगोटीन, और जाइगोटीन के बाद एक स्टेज आती है पैकिटीन। पैकिटीन में 4 स्ट्रैंड स्टेज बनती है। 4 स्ट्रैंड का मतलब यहाँ पर काउंट करो, 1 2 3 4, ये कितने स्ट्रैंड है इसमें, टोटल 4 स्ट्रैंड है। ठीक है, तो जब ये 4 स्ट्रैंड वाली स्टेज आती है, और ये 4 स्ट्रैंड वाली स्टेज कब आती है, पैकिटीन में। ये पैकिटीन कहाँ पड़ता है आपका, प्रोफेज फर्स्ट में। ये पैकिटीन कहाँ पड़ता है, प्रोफेज फर्स्ट में। तो इसी प्रोफेज फर्स्ट की पैकिटीन स्टेज में होती है क्रॉसिंग ओवर। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होती है, सेल डिवीजन की किस स्टेज में होती है। तो एक बात तो आप हमेशा याद रखोगे, ये प्रोफेज फर्स्ट भी किस में होती है, मियोसिस के अंदर। तो एक चीज़ तो आपको ये क्लियर होगी कि क्रॉसिंग ओवर कभी भी माइटोसिस में नहीं होती। माइटोसिस में कभी भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी। क्रॉसिंग ओवर किस में होती है, सिर्फ और सिर्फ मियोसिस में। अब मियोसिस में भी कहाँ होती है, प्रोफेज फर्स्ट में। प्रोफेज फर्स्ट में भी कहाँ होती है, पैकिटीन स्टेज में। और पैकिटीन स्टेज में भी कब होगी, जब 4 स्ट्रैंड स्टेट बन जाएगी। 4 स्ट्रैंड मतलब इसको बोलते हैं क्या, टेट्राड। 4 को क्या बोलते हैं, टेट्राड, इसको बोलते हैं टेट्राड स्टेज। ये इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। क्रॉसिंग ओवर कहाँ होती है, मियोसिस में। मियोसिस में कहाँ होती है, प्रोफेज फर्स्ट में। प्रोफेज फर्स्ट में कहाँ होती है, अपनी पैकिटीन में। पैकिटीन में भी कहाँ होगी, जब 4 स्ट्रैंड स्टेज बनेगी, या जिसको हम टेट्राड स्टेज कहते हैं, तब क्रॉसिंग ओवर होती है।
क्रॉसिंग ओवर से क्या आता है, वेरिएशन होता है। जैसे लिंकेज से क्या हो रहा था, सिमिलरिटी बढ़ रही थी, क्रॉसिंग ओवर से क्या होगा, वेरिएशन बढ़ेगा। जितना ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा बाप और बेटे में, बाप और उसकी बच्ची में, या माँ और बेटे में, या माँ और उसकी बच्ची में, उतनी ही ज़्यादा भिन्नता आएगी क्रॉसिंग ओवर से। ठीक है, ये जो भिन्नता है, ये जो क्रॉसिंग ओवर है 0 से लेके 50% तक हो सकती है बस। 50% से ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। मतलब अगर मैक्सिमम क्रॉसिंग ओवर भी होती है तब भी एक बच्चा अपने माता या पिताजी से 50% तो मेल खाएगा ही खाएगा। 50% तो वो अपने माता या पिता से मेल करेगा ही करेगा, उन जैसा देखेगा ही देखेगा, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर मैक्सिमम 50% तक ही होती है, 50% से ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होती ही नहीं है। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। और क्या है, कुछ देखो क्रॉसिंग ओवर बताने के लिए, और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। हाँ, जैसा कि मैंने बताया था, क्रॉसिंग ओवर क्या कर रहा है, जैसे मान लो इनके बीच में क्या थी, लिंकेज थी, तो क्रॉसिंग ओवर ने क्या किया, इनकी यूनिटी को तोड़ दिया। उसमें से एक जीन को उठा के अपन ले गया और अपने में से एक जीन उठा के वहाँ रख दिया। मतलब क्रॉसिंग ओवर ने क्या किया है, लिंकेज को तोड़ा है। यानी कि क्रॉसिंग ओवर क्या करता है, लिंकेज को तोड़ता है। या फिर सिंपल वाला फॉर्मूला याद रखो, लिंकेज क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉसिंग ओवर की। अगर लिंकेज बढ़ेगी तो क्रॉसिंग ओवर कम होगी, अगर क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगी तो लिंकेज घट जाएगी। ठीक, अब एक शब्द है यहां पर काइज्मा। शब्द क्या है, काइज्मा। इसको समझो, यहां से क्वेश्चन आता है। पहली बात कि काइज्मा जो शब्द है ये दिया था जेनसन ने। वैज्ञानिक का नाम क्या है, जेनसन। जॉनसन और जेनसन में कंफ्यूज मत होना। काइज्मा शब्द किसने दिया था, जेनसन ने। अब ये काइज्मा क्या होता है, जिस जगह पर क्रॉसिंग ओवर हुई है, क्रोमोसोम की वो हिस्सा जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुई है, वहां पर एक नॉट बन जाता है। क्या बन जाता है, एक नॉट। भाई ये वाला पार्ट जो है, देखो जैसे ये क्रोमोसोम हो गया और दूसरा ये हो गया, जब इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हुई तो क्या होगा, ये आपस में ऐसे मिलेंगे, एक नॉट बन जाएगा, उसके बाद वो दोनों अलग हो जाएंगे। तो जिस जगह पर मिलते हैं, जैसे ये आपस में मिला है, तो ये वाली जो जगह है, ये वाली जो जगह है जिस जगह पर ये मिल रहे हैं, उसी को कहते हैं काइज्मा। तो काइज्मा का मतलब होता है पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुई है उस जगह को कहते हैं काइज्मा। तो क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि ये काइज्मा टर्मिनलाइज कब होता है, ये जो नॉट बन गया है, ये क्रोमोसोम जो आपस में उलझ गए हैं, ये अलग कब होंगे, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो काइज्मा का जो टर्मिनलाइजेशन होता है, अलग होने को यहाँ पर एक प्रोसेस को कहते हैं टर्मिनलाइजेशन। तो काइज्मा का जो टर्मिनलाइजेशन होता है वो किस स्टेज में होता है, डिप्लोटीन में। ये मैंने आपको बताया था जब सेल डिवीजन अपन पढ़ रहे थे। ये आप याद रखना कि काइज्मा का टर्मिनलाइजेशन कब होता है, डिप्लोटीन में हो जाता है। और डिप्लोटीन की बात फिर आती है आपकी डाइकाइनेसिस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक, अब यहाँ पर दो शब्द हैं, एक होता है कोइंसिडेंस और एक होता है इंटरफेरेंस। इसको और देख लो, बड़ा सिंपल सा है, इंटरफेरेंस। पहली चीज़ तो याद रखो, कोइंसिडेंस और इंटरफेरेंस ये दोनों ही शब्द वैज्ञानिक मुलर ने दिए हैं। किस वैज्ञानिक ने दिए हैं, मुलर ने। यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकता है। कोइंसिडेंस और इंटरफेरेंस, इनके नाम से समझ में आ रहा है। इंटरफेरेंस का मतलब किसी के काम में बाधा डालना, कोइंसिडेंस मतलब एक साथ जब कोई चीज़ हो जाए। तो कोइंसिडेंस का मतलब जो दोनों ही चीज़ें क्रॉसिंग ओवर से जुड़ी हुई हैं। कोइंसिडेंस का मतलब होता है कि एक ही क्रोमोसोम पर एक ही समय में, सेम क्रोमोसोम पर एक ही समय में एक ही जगह पर 2 या 2 से अधिक क्रॉसिंग ओवर हो जाएं तो उसे कोइंसिडेंस कहते हैं। क्या कहा मैंने, एक क्रोमोसोम पर एक ही जगह पर एक ही समय में जब 2 या 2 से अधिक क्रॉसिंग ओवर हो तो उसे कोइंसिडेंस कहते हैं। बस इतनी सी बात है। इंटरफेरेंस क्या होता है, एक क्रॉसिंग ओवर जब किसी एक क्रोमोसोम पर एक जगह पर एक समय में होती है तो वो उसी क्रोमोसोम पर उसी जगह पर उसी समय में दूसरे क्रॉसिंग ओवर को रोकती है, मतलब दूसरे क्रॉसिंग ओवर को नहीं होने देती, उसे कहते हैं इंटरफेरेंस। मतलब दूसरे क्रॉसिंग ओवर में उसने बाधा डाली, उसे क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस। बात समझ में आ गई, कोइंसिडेंस और इंटरफेरेंस। बस इतनी बात आपको याद रखनी है कोइंसिडेंस और इंटरफेरेंस में। क्लियर।